So, hello everyone. I hope आप सभी स्वस्थ हैं, मज़ेदार मूड में हैं, and you guys are ready for the second chapter of Unit 1, which is Biological Classification. So, as your दीदी, मैं खुद अपने ही मार्किंग से आपको पढ़ाने वाली हूँ और उसमें आप देखोगे मैंने हर एक पेज में मैंने उस पेज का समरी ऐसे आसपास लिख दिया है। एनसीईआरटी में क्या होता है ना, हर एक पेज में ना बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। वो एम्प्टी स्पेसेस बस ऐसे नहीं दिए जाते हैं, उसका कुछ रीजन होता है बिहाइंड, राइट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स एंड ऐड योर पॉइंट्स साइड बाय साइड. So that's what I have been doing and I've done that. So we will proceed. ठीक है, let's begin. तो इसमें हम देखेंगे कि पहले पैरा में क्या इम्पोर्टेंट है. Aristotle was the earliest to attempt more scientific basis for classification. ठीक है, सबसे पहले the earliest attempt was done by Aristotle. किस बेसिस पे उसने अटेम्प्ट की थी? बेसिकली उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया था टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. तो ये आप याद रखेंगे. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. मैंने यहाँ बहुत इजीली लिख दिया है एरिस्टोटल. ठीक है, आप क्या याद रखेंगे कि he was the first one. फर्स्ट अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने ही किया था. ठीक है, उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी एंड ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. यहाँ देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वही मैंने लिखा है. यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सो एरिस्टोटल फर्स्ट person to attempt to make scientific basis of classification, that was the artificial system, and he used simple morphological characters to distinguish between plants and animals. Plants में कैसे segregate किया था? Herbs, shrubs or trees, और animals without RBCs and with RBCs. ठीक है, फिर second two kingdom classification पे जाते हैं. इस पे जाते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या याद रखना है? ये लिनायस ने दिया था. साइंटिस्ट का नाम है लिनायस. इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम. यहाँ मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, लिनायस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे एंड एनिमेलिया. फिर ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना शॉर्ट में नोट्स, ये अपने नोटबुक में भी आप लिखो. ठीक है, that's what I would suggest. उसके बाद the system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular, multicellular organisms and photosynthetic and non-photosynthetic. तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि ये सिस्टम का रीजन क्या है फेल होने के लिए. सॉरी, what's the reason for the failure of टू किंगडम क्लासिफिकेशन? क्यों टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया था? क्यों? तो मैंने जैसे पहले चैप्टर में आपको बताया था, आपको पढ़ना कैसे है, आपको कैसे निकालना है कि दिस कैन बी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू कैन डू इट, एज सिंपल एज दैट. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. इसमें जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये जो पार्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वो लोग ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि assertion, the two kingdom classification that was given by Linnaeus, it failed. ये assertion, ये जो होगा पूरा reason हो जाएगा, because it did not distinguish between eukaryotes, prokaryotes, unicellular, multicellular,
photosynthetic and non-photosynthetic. Repeat after me. Eukaryotes, prokaryotes, multicellular, unicellular, photosynthetic and non-photosynthetic. That's why two kingdom classification which is given by Linnaeus it failed. उसके बाद देखो hence मैंने आपको क्या बताया था, this is the fun in learning. ये word hence मैं क्या बताया था, hence के बाद वाला जो भी आता है ये हो जाता है assertion, और hence के पहले वाला जो भी आता है पता नहीं क्या हो रहा है, hence के पहले वाला जो भी आता है ये हो जाता है reason. तो hence के बाद वाला सेंटेंस क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, ये बन जाता है hence के बाद वाला सेंटेंस, तो बन जाता है तुम्हारा assertion, इसके पहले वाला जो है वो बन जाता है तुम्हारा रीजन. अब besides cross morphological characters, a need was also felt to include characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relations. Classification systems for living organisms have hence undergone several changes over time. वापस hence के बाद वाला जो है क्या मैंने बताया, ये assertion बन जाएगा, और hence के पहले वाला जो भी है क्या बन जाएगा, reason. तो रीजन आपका क्या है, assertion में पूछेंगे कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम्स है बहुत सारे चेंजेस देव अंडरगॉन ओवर टाइम. रीजन क्या दे देंगे कि they felt need for including characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. अब एक कॉमन चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जो वर्ड है ना एटसेट्रा, ये देख के बच्चों को लगता है कि मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, मतलब एटसेट्रा मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ऐसी बात नहीं है. एटसेट्रा के पहले जो भी टर्म्स जो भी वर्ड्स लिखे हैं, cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, इससे बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता है नीट में. ऑप्शंस में दे देते हैं, पूछेंगे what is not a method, okay, what is not a characteristics which was considered while classifying the organisms, और उसमें ऑप्शंस में सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ क्लॉथ्स दे देंगे. क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल इतना तो आसान नहीं देंगे, थोड़ा डिफिकल्ट देंगे. तो आप किस पे टिक करोगे, नॉट, क्वेश्चन नॉट है, किस पे टिक करोगे, क्लॉथ. बाकी जो हर एक चीज है आपने क्योंकि पढ़ के रखा है इसलिए आपको पता है. तो एक्सेट्रा वर्ड देख के ये मत सोचना कि इसको छोड़ देना है, हर एक वर्ड इसके पहले जो टर्म है उसको याद करके जाना है. तो एमसीक्यू में अच्छे से घुमा फिरा के पूछना है. फिर though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, plant और animal kingdoms उसको सेपरेट कर दिया गया. अब इसके बाद हम अगर बात करें नीचे जाए, यहाँ लिखा है आर.एच. विट्टिकर, ठीक है, आर.एच. विट्टिकर बहुत इंपॉर्टेंट है. He proposed the 5 kingdom classification. वापस आओ, propose the 5 kingdom classification. 5 kingdom classification मैंने लिख दिया है. उसका क्राइटेरिया क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, ये सब आपको वापस याद रखना है. देखो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ना बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, और जो साइंटिस्ट्स हैं रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उनका नाम है. इस पे नहीं छोड़ना है आपको, आपको हर एक किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखना है, हर एक क्राइटेरिया देखना है. ये क्राइटेरिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अलग अलग क्राइटेरिया है, वहां से एमसीक्यू में पूछते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ऊपर अगर हम जाए, ठीक है, अगर हम ऊपर जाए एरिस्टोटल का क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट वाज हिज बेसिक आइडिया. वैसे ही आपके जो अलग वापस किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनाइस का. कैरोलस लिनाइस का प्लांटे और एनिमेलिया में डिफरेंशिएट किया था उसने. उसके बाद हम 5 किंगडम देख रहे हैं.
ऑर्डर में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। जिस एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम तो है कि इतना कॉन्साइज डिटेल दे देते हैं कि जो पीछे वाला हिस्ट्री है वो पता ही नहीं चलता बच्चों को। बट ठीक है, हम वो अवॉइड करेंगे अभी के लिए, ताकि एक हमें टाइमलाइन पता हो, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। ऑर्डर वाइज पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल, दूसरा लिनाइस, थर्ड अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल को हर एक साल एनसीईआरटी रिवाइज करता रहता है सिलेबस को। ऐसा करते करते ये जो भी इंफॉर्मेशन है कट जाता है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन पुराने एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं। बट हम क्या फॉलो करते हैं, जिस साल हम एग्जाम देने वाले हैं उसके एक पहले साल का एनसीईआरटी इन्फॉर्म करते हैं। बट ये कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए। अर्नस्ट हेकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 के बाद आता है 3। उसने क्या किया था, प्लांटे एनिमिलिया। प्लांटे एनिमिलिया किसने दिया था, कैरोलस लिनेस। तो इसने ऐड क्या किया, प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। प्लांटे, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया। प्लांटे एनिमिलिया किसने, कैरोलस लिनेस। प्रोटिस्टा किसने दिया था, अर्नस्ट हेकल। तो कोपलैंड ने ऐड क्या किया, मोनेरा। तो अर्नस्ट हेकल ने प्रोटिस्टा ऐड किया, कोपलैंड ने मोनेरा ऐड किया। बट प्रोटिस्टा वाज एडेड आफ्टर मोनेरा, क्योंकि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऑर्डर आपको याद रखना है। लास्ट में आता है आरएच पिट्टिकर, जिसके बारे में एनसीईआरटी के बारे में दिया हुआ है। उसने प्लांटे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमिलिया। प्लांटे एनिमिलिया कैरोलस लिनेस ने किया था, प्रोटिस्टा अर्नस्ट हेकल ने, मोनेरा कोपलैंड ने। तो इसने क्या किया था, फंगाई। इसने फंगाई को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। चलो वापस कमिंग टू दिस, मैंने जैसे बताया बेसिस पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए, उसको आपको इग्नोर नहीं करना। तो वैसे ही मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। ठीक है, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन used by him: cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relations। इसको एकदम रट लेना है, याद रखना है, बार बार रिवाइज करना। अब 3 डोमेन सिस्टम पे आते हैं। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक्चुअली आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 डोमेन सिस्टम में बोलते हैं। ठीक है, 6 kingdom classification is also known as 3 domain system। इसको याद रखना है। तो ये जो है 3 डोमेन सिस्टम, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। 3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, अब एनसीईआरटी ने वापस नहीं मेंशन किया कि 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो मैं लिखती हूँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या तुम्हारा 3 डोमेन सिस्टम। दिस वाज गिवन बाय कार्ल लुट्स। ठीक है, इसने क्लासिफाई किया था मोनेरा को 2 डोमेन्स में। और एक डोमेन में यूकैरियोट को छोड़ दिया था। वो 2 डोमेन्स क्या है मोनेरा का, एक आता है आर्काई और एक आता है बैक्टीरिया। मैं इसको और अच्छे से लिखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो 6 किंगडम या 3 डोमेन, 3 डोमेन्स। So let's start with 2 domains। 2 domains में आर्काई आता है एंड बैक्टीरिया आता है। एक और डोमेन में यूकैरियोट्स आते हैं। 2 डोमेन को किसके अंदर रखा है, मोनेरा। ठीक है, सो ये बेसिकली है। और the third domain, thereby this is 6 kingdom classification। ठीक है,
तो आप क्या याद रखेंगे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल लुईस ने दिया था। 3 डोमेन्स कैसे, 2 डोमेन जो है मोनेरा के अंदर आता है, 2 डोमेन्स में एक डोमेन आर्काए है, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया है। अब क्योंकि 3 डोमेन है तो 2 डोमेन हमने कवर कर लिया, जो बाकी एक डोमेन रहता है वो यूकैरियोट्स के अंडर आ जाता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद देखो, earlier classification systems included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms under plants. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि earlier classification systems में कॉमन क्या था। earlier classification system में कॉमन ये था, they had a cell wall in their cells. बट वो स्पेसिफाई करेंगे अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इन प्लांट्स में क्या कॉमन था, दे हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। और आपको याद रखना कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स दिए गए हैं, बैक्टीरिया दिया है, ब्लू ग्रीन algae दिया है, फंगाई दिया है, मॉसेस दिया है, फॉन्स दिया है, जिम्नोस्पर्म्स दिया है, एंजियोस्पर्म्स दिया है, ठीक है। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड इज सेल वॉल इन देयर सेल्स, अब ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, क्या है वो एग्जाम्पल, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. ठीक है, मैं आपको बेसिकली यहाँ क्या बोल रहे हैं कि Chlamydomonas और Spirogyra को algae के अंदर रखा था, ठीक है। ये दे सकते हैं रीजन में और असर्शन में दे सकते हैं कि क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोफिक एंड ऑटोट्रोफिक ग्रुप, ये हो सकता है आपका असर्शन। तो असर्शन में देंगे कि क्लासिफिकेशन ने डिफरेंशिएट नहीं किया और रीजन में Chlamydomonas और Spirogyra algae के अंदर प्लेस किया गया था। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज रॉन्ग, it's not correct, उल्टा होना चाहिए। Chlamydomonas and Spirogyra placed together under algae should be the assertion and the reason should be this, ठीक है। so एग्जाम में आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो कुछ भी लिख के बताओ, क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोफिक ग्रुप एंड ऑटोट्रोफिक ग्रुप, इसके वजह से ही Chlamydomonas Spirogyra को algae के अंदर रखा था, पर वो गलत था क्योंकि उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस दिखाया था सेल वॉल में। तो ये जो है गलत है कि उनको सेम में रखा था। क्यों गलत है? क्योंकि क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट ही नहीं किया था। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा सिंपल ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर इसका ट्रू आएगा। अब तो उनको साथ में ही रखा गया था, सही, पर क्या ये सही था that they were placed? This was not correct. It failed. Why did it fail? Because of this reason. Because of this reason, it failed. Otherwise, if they give you a statement that Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae, then you have to write yes, true. Why? क्योंकि NCERT ने mention किया है इसको, so it's there, so it's true. इसके बाद अगले पे आता है। अगले पेज में क्या है कि they showed a characteristic difference in their cell wall composition. Fungi had chitin, green plants had cellulosic cell wall. यहाँ सिंपल बोल रहे हैं कि फंगाई के पास सेल वॉल, जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल होता है। फंगाई में क्या सेल वॉल होता है और प्लांट्स में क्या सेल वॉल होता है? फंगाई में आपका क्या होता है? काइटिन। प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज। प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, ठीक है, सिंपल, ओके। उसके बाद all prokaryotes were grouped together under kingdom Monera
and unicellular eukaryotes were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, chlorella, ठीक है, and Paramecium amoeba. आपको याद रखना है Protista के एग्जाम्पल्स क्या हैं? Chlamydomonas, chlorella, amoeba, Paramecium. Protista में सारे unicellular eukaryotes होता है, Monera में सारे prokaryotes होता है. उसके अलावा it has put together organisms which in earlier classification systems were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. Why did it happen? Because of this. The kind of change will take place in future too. So they are basically trying to say कि ये future change है. It is not like ऐसा नहीं है कि it's finalized. ऐसा change होता रहेगा. Basically NCERT is saying कि be ready for more revised versions. ठीक है, don't worry about that now. Fine. ठीक है. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, reproductive similarities but also phylogenetic. तो क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि true and false. ठीक है. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system that will be based on morphological, physiological, reproductive, phylogenetic characters. Is it true? Yes, it's true. मैंने क्या बोला है आपको बेसिकली हर एक किंगडम के डिटेल में जाने से पहले जो इंट्रो पार्ट है जहाँ साइंटिस्ट्स के नाम दिए गए हैं और उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है उन सबका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए. जैसे आरिश विट्टेकर के फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, फिर आपका सेल स्ट्रक्चर, ये सब था ना आरिश विट्टेकर का. सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ऐसे वो लोग पूछ लेंगे विच इज नॉट द क्राइटेरिया. तो आपको हर एक क्राइटेरिया को याद रखना है बेसिकली. डू नॉट फॉरगेट. ठीक है, हर एक क्राइटेरिया को आपको एकदम अच्छे से याद रखना. यही है. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 7 स्टार्स लगा दो. जितने भी स्टार्स लगाना है लगाओ. मैं तो पूरा पेज डेकोरेट करती हूँ. ठीक है, 6 स्टार्स नहीं 7 स्टार्स हैं. ठीक है. तो इसमें देखो मैंने एग्जाम्पल पे लिखे है. ये जो टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए और आपके नीट के लिए. ठीक है, ये आपके बोर्ड्स प्लस नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इसके साथ बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए चांस नहीं लेना है. ठीक है, बिल्कुल चांस नहीं लेना. चल हम एक बार टेबल को एनालाइज करते हैं. 5 किंगडम. ठीक है, कोई बात नहीं 6 किंगडम नहीं दिया है बट 5 किंगडम मतलब किसने दिया है? आरिश विट्टेकर. सीधा सीधा मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, वो लोग पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम या you have to describe in detail about how the kingdoms of classification evolved. तो आप स्टेटमेंट में तो बिल्कुल आंसर लिख सकते हो. मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्टेटमेंट में आप दे देना कि फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय एरिस्टोटल. प्लांट्स में उसने हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स में डिवाइड किया था. एनिमल्स विद आरबीसीज, विदाउट आरबीसीज. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैरोलिस लिनेस टू किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, प्लांटिया एनिमेलिया. फिर आता है अर्नस्ट हैकेल 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. प्लांटिया एनिमेलिया उसने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटिस्टा को. फिर 4th किंगडम कोपलैंड उसने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था. 5 किंगडम आपका आता है 5 किंगडम आरिश विट्टेकर, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था मोनेरा को, सॉरी फंगाई को. और फिर लास्ट में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें 3 डोमेन्स दे दिया था. एक डोमेन मोनेरा के अंदर, 2 डोमेन्स मोनेरा के अंदर, एक डोमेन आपका आर्के, दूसरा बैक्टीरिया, और जो तीसरा वाला डोमेन है जो इंडिपेंडेंट है दैट विल इन्वॉल्व यूकैरियोट्स. ठीक है, देयर आर 2 डोमेन्स इन मोनेरा. ये सब जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताया ये सब आप स्टेटमेंट में लिख देना और उसके बाद ये टेबल बना देना. तो इससे ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमलिया किस ऑर्डर में दिया गया है? द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड। इज इट करेक्ट? एक बार ऊपर जाकर चेक करते हैं। पहले मोनेरा आया था कि पहले प्रोटिस्टा? ये मुझे खुद एज स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन होता था, तो आपको नहीं करना है, गलत, पहले प्रोटिस्टा आया था। ठीक है, हम हमेशा याद रखेंगे पहले प्रोटिस्टा आया था। आप अगर अल्फाबेट वाइज याद रखोगे तो एम पहले आता है, पर हम ऐसे याद नहीं रख सकते। हम कैसे याद रखेंगे? जब मैंने पढ़ा था तो मैंने ऐसे याद रखा था, PM, यानी प्रोटिस्टा पहले फिर मोनेरा बाद। ठीक है, तो पहले प्रोटिस्टा को डिस्कवर किया था। इसमें टेबल में फॉर द कन्वीनियंस इन्होंने लिखा है मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि अब देखोगे आप प्रोकैरियोट से यहाँ सारे यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स को एक साथ एक लाइन में रख दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स। बाकी प्रोटिस्टा हो, फंगाई हो, प्लांटा, एनिमलिया सारे एकदम यूकैरियोट्स है। फिर सेल वॉल, इसका नॉन सेल्यूलोजिक होता है। फंगाई का तो काइटिन होगा, प्रोटिस्टा का थोड़ा बहुत है सेल वॉल, प्लांटे में भी सेल्यूलोज का बनता है, एनिमलिया में कोई सेल वॉल नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस तीनों में, ये चारों में प्रेजेंट है। तो चारों में कॉमन क्या है? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमलिया में कॉमन ये है कि चारों यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, चारों यूकैरियोट्स हैं और चारों में जो है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सेल्यूलर है, यहाँ मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ये मैं चाहती हूँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस पे भी मेरे कोचिंग के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते थे। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा का क्या है? ऑटोट्रोफिक है। प्रोटिस्टा का क्या है? सिर्फ ऑटोट्रोफिक है। मोनेरा का गलत, ऑटोट्रोफिक के साथ हेटेरोट्रोफिक है। ठीक है, ऑटोट्रोफिक में क्या है? कीमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। हेटेरोट्रोफिक में क्या है? सैप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक भी है। अब हर एक का मीनिंग क्या होता है? कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल का सिंथेसिस करना, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको पता ही है। हेटेरोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक का मतलब डीकम्पोजर्स जो काम करते हैं उनको बेसिकली सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट मतलब खून चूसने का काम जो करते हैं, मतलब बेसिकली जो डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पे, दे आर सेल्फिश, वो पैरासाइट्स होते हैं। तो ऑटोट्रोफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। प्रोटिस्टा वापस ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक में you need to remember protista has not been mentioned as chemosynthetic, कीमोसिंथेटिक नहीं है, तो आप याद रखेंगे। फंगाई में हेटेरोट्रोफिक होता है, नो ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक नहीं होता है फंगाई, ओनली हेटेरोट्रोफिक, उसमें दोनों टाइप्स। प्लांटे में ऑटोट्रोफिक है ऑब्वियसली, एनिमलिया में हेटेरोट्रोफिक है ऑब्वियसली। होलोजोइक का क्या मतलब होता है? वो खुद का खाना इंजेस्ट करता है, जैसे हमने देखा है सूडोपोडिया का क्या काम करता है? वो लोग इंजेस्ट फूड करने का काम करते हैं ना, सूडोपोडिया यूज करके। अमीबा में होता है सूडोपोडिया में। तो मैं चाहती हूँ कि देयर आर 2 very important things you have to remember, 3 points in fact from this table. What are the 3 points? First, what are the common points between the 4 kingdoms? They all are eukaryotic and they all have nuclear membrane. Other than that, आपको इंडिविजुअली इस पे फोकस करना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। हर एक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो लोग कभी दे देंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपको न्यूट्रिशन का टेबल कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट दिया हुआ है, तो आपको हर एक का सब कैटेगरी पता होना चाहिए, कीमोसिंथेटिक किस में है, फोटोसिंथेटिक किस में है। तो इस पे आपको फोकस करना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। आप इसमें क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है और क्राइटेरिया क्या है, ये आप याद रखोगे, आपका एक पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा।
और पहले पेज में जो ये जो दिया है कोपलैंड और ऑनस्टेबल के बारे में नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, तो आप अभी वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है हर एक किंगडम को अच्छे से एक्सप्लोर करने का, हर एक किंगडम को अच्छे से एक्सप्लोर करने का।